नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बाइस्कोप में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो संबोधन किया उसके क्या मायने हैं और उनकी बातों का क्या महत्व है, इस पर अलग अलग तरह की चर्चाएं दिन भर चली हैं। हम आपको बताएंगे कुछ की पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ स्टैंड्स जिसपे चीजें बदलती हुई दिखेंगी या आपको लगेगा कि भारत ने एक स्टैंड तय कर लिया है। आमतौर पर लाल किले से जो भाषण देने की परंपरा रही है, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहा, इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने देश को भावी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया और देश की मौजूदा स्थितियों के बारे में जो भी सरकार की उपलब्धियां होती हैं वो गिनाते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समसामयिक विषयों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और समसामयिक विषयों पर अपना जो भी विचार होता है वो उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि जो भी उम्मीदें हैं उनसे या उनकी सरकार से उन मुद्दों को लेकर वो जनता की नजर में बिल्कुल साफ हो जाए। उन्होंने आज जो एक मेजर शिफ्ट किया वो ये था कि अब तक बीजेपी के मेन मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही। अब उनके जो मेन एजेंडे थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, जैसे 370 का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे तो अब हल हो चुके हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी भी गहमागहमी जारी है। चूंकि विपक्ष ने एक रणनीति तय कर रखी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने को लेकर। अब ये चूंकि सेकुलर के नाम से आएगा तो फिर सेकुलर का विरोध, सेकुलरिज्म का विरोध विपक्ष कैसे करेगा, उसके लिए उन्हें फिर से एक नई रणनीति बनानी होगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने नई तरीके से जो परिभाषित किया है प्रधानमंत्री ने, वो है सेकुलर सिविल कोड। कहने का मतलब किसी भी धर्म से अप्रभावी जो सिविल कोड हो वो सिविल कोड, वो सेकुलर सिविल कोड होगा। अब इसके क्या परिणाम होंगे, और आज दिन भर उसको लेकर चर्चा होती रही। चूंकि उन्होंने बात को अपनी बात यही नहीं रोकी, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो चल रहा है वो कम्युनल सिविल कोड है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये बातें कहते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब एक सवाल उठना शुरू हुआ कि अगर ये कम्युनल सिविल कोड था तो सरकार अब तक क्या कर रही थी, या तमाम तरह की बातें उठी हैं। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध इसलिए हो रहा था, इस तर्क के साथ हो रहा था कि इस देश में सभी धर्म के लोगों को अपने तरह से रहने का अधिकार है, मतलब सेकुलरिज्म मेन उसके विरोध के मुख्य केंद्र में था। लेकिन अब उन्होंने सेकुलर सिविल कोड कह के उसी मुद्दे को उल्टा विपक्ष के ऊपर डाल दिया है। ये एक मेजर शिफ्ट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था और सेकुलर सिविल कोड क्या होगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के हाथ में जो एक मुद्दा था, जो विरोध करने का हथियार था, वो कम जरूर हो गया है और उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सेकुलर मतलब किसी भी धर्म से अप्रभावी सिविल कोड, जिसमें कई तरह के जो दूसरे धर्मों की जो रियायतें दी गई हैं वो रियायतें खत्म होंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का सिविल कोड चलेगा, जिसको लेकर अलग अलग मंच नहीं सजेंगे, अलग अलग बातें नहीं होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट था। इस बात को हम क्लियर कर दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी की डिमांड थी, कोर डिमांड्स में से रही है। उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदल के आज उन्होंने सेकुलर सिविल कोड की बात की, जो कि बीजेपी के मुख्य एजेंडा में पहले से शामिल था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें ये ऐड ऑन हो गया और इसका मुख्य कारण शायद ये रहा हो कि विपक्ष जिस वजह से इसका विरोध करना चाह रहा था वो वजह ही उन्होंने एक तरह से खत्म करने की कोशिश की है। अब अगर कोई धर्म के नाम पर कुछ और एजेंडा चालू करना चाहे, धर्म के नाम पर अगर इसका विरोध करेगा
तो वो सेकुलर विरोधी हो जाएगा, जो कि विपक्ष का पसंदीदा हम कह सकते हैं मुद्दा है, सेकुलर। उन्होंने दूसरी बात जिस पर कि सबकी उम्मीद थी, जैसा मैंने कहा कि वो समसामयिक विषयों पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और बहुत साफ प्रतिक्रिया देते हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। पहले हम सुने कि प्रधानमंत्री ने सेकुलर बिल को लेकर क्या कहा, सेकुलर सिविल कोड को लेकर क्या कहा। पहले उनके भाषण के अंश को सुनते हैं और फिर हम अगले मुद्दे की ओर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को फिर अगला मुद्दा जिस पर सबकी नजर थी, जिस मुद्दे को लेकर सबकी निगाहें थी कि पता नहीं उस पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, वो था बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर। प्रधानमंत्री ने उसको लेकर चिंता जताई और हम बता दें, चूंकि ये किसी दूसरे देश से जुड़ा हुआ मसला था और उसके वहां पर हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा था, तो फिलहाल जो रणनीति भारत की है वो सिर्फ बांग्लादेश सरकार पर एक दबाव बनाने की है ताकि हिंदुओं पर हो रहे हमले किसी भी तरह से रुकें। सरकार इसको लेकर बहुत मुखर, बहुत बड़ी बातें या बड़ी घोषणा या हस्तक्षेप की बात नहीं कर सकती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ये कहा कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उम्मीद है कि चीजें नॉर्मल होंगी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद होंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि वो पड़ोस में, हमारे पड़ोस की घटना है, बांग्लादेश में सारा कुछ हो रहा है और वहां पर वहां के हिंदू ये उम्मीद रखते हैं। आप देखेंगे कि ऐसी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई हैं कि बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे कई हिंदू जमा हैं जो किसी भी तरह से भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो शरणार्थी वाला मामला कहीं ना कहीं डेवलप होगा। सरकार ने इसको लेकर अभी कोई रणनीति तय नहीं की है। तो ऐसे में सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी तरह से हिंदुओं पर हो रहे हमले जो बांग्लादेश में हो रहे हैं उसे रोका जाए। प्रधानमंत्री ने उस पर क्या कहा, पहले उसको सुनिए, फिर उसकी बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जरूर कुछ कहेंगे और उन्होंने कहा भी। और उनके बोलने का सिर्फ मतलब ये था कि बांग्लादेश सरकार पर, जो मौजूदा सरकार है सभी जानते हैं, और बांग्लादेश की सरकार के जो भी लोग हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं वहां, तो उस पर किसी भी तरह से रोक लगाई जाए। हालांकि हिंदुओं के प्रदर्शन के बाद ये हमले और किस रूप में है वो एक देखने की बात है। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें कुछ कमी तो आई है, मगर अभी भी चूंकि आमतौर पर इस तरह की हिंसा शहरों से या किसी बड़े जो हॉट स्पॉट है वहां से शुरू तो होती है, मगर फिर बाद में पेनिट्रेट करके बहुत अंदर तक चली जाती है, और इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे। तो इसलिए बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलना प्रधानमंत्री का बहुत मायने रखता है। उन्होंने यूथ को लेकर भी बहुत बातें की, स्किल डेवलपमेंट को लेकर और स्किल्ड यूथ को लेकर कुछ बातें कही हैं। और इसी क्रम में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की। नालंदा गरिमामय नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर जो कुछ भी हुआ था सब जानते हैं, वो उसे तहस नहस कर दिया गया, लेकिन अब उसे फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करने की जो कोशिश चल रही है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। और हम आपको बता दें कि जब नालंदा अपने अस्तित्व में था, नालंदा विश्वविद्यालय, तब विश्व भर के लिए वो आकर्षण का केंद्र था। और आप समझ लें कि नालंदा उस नाम से ही अगर वो विश्वविद्यालय शुरू किया जाता है तो ये अपने आप में सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि उसे उस रूप में ही उसे वो तमाम सुविधाएं देनी होंगी, वो तमाम फैसिलिटीज के साथ साथ वो गरिमा स्थापित करनी पड़ेगी उस विश्वविद्यालय की, जिसके लिए कि वो जाना जाता था। और पूरा विश्व इस ओर देखे, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। अब इसका राजनीतिक पहलू ये है कि बिहार के मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलने से नहीं चूक रहे। जब से नई सरकार बनी है तब से बिहार के मुद्दों पर वो हमेशा बोलते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नालंदा को यूथ के साथ जोड़कर उन्होंने जो बातें कही वो कितनी अहम है, पहले वो सुनते हैं और उसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी। अपने भाषण में सरकार के किए हुए कामकाज के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। उनके कामकाज को चुनौती देने वाली कोई बात आमतौर पर नहीं होती, लेकिन भ्रम वाली कई बातें होती हैं। अब उन्होंने ये कहा है अपने भाषण में कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, नकारात्मकता से भरे हुए हैं। आप देखेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया आया है
और जब से इस तरह अपनी बात कोई भी आप विचार के तौर पर रख सकता है जिसकी पृष्ठभूमि की जांच भी आप नहीं कर सकते, वो देश की उपलब्धियों को जानबूझकर डिमीन करता है, जानबूझकर उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। और उन्हें उन्होंने संबोधित किया एक तरह से। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं वो देश का माहौल इस तरह का बना रहे हैं जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइट थी। आमतौर पर वो ऐसी शक्तियों को सीधे तौर पर उसे जवाब देना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन देश को गुमराह कर रही हैं ऐसी शक्तियां जो देश को लेकर नकारात्मकता फैलाती हैं। अब आप देखें, अब आप वाकई सोशल साइट्स को देखें तो आपको याद आएगा कि पिछले 5 सालों की ही बात अगर हम कर लें तो एक बार कई लोगों ने ये YouTube पे चला दिया कि पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। ऐसा हुआ क्या? इस तरह की बेमतलब की बेसिर पैर की बातें जिसमें तथ्यों का अभाव होता है, जिसमें तथ्यों की सिर्फ जैसे हाथी की पहचान 5 अंधे कर रहे थे, किसी ने पूंछ पकड़कर उसकी पहचान कर दी, किसी ने पैर पकड़कर उसकी पहचान कर दी, किसी ने उसकी कान पकड़कर उसकी पहचान कर दी, उसी तरह तथ्यों के हाथ पैर कान पकड़कर वो जो लोग सिर्फ उसमें से खराबियां और खामियां निकालते हैं वो दरअसल पूरा सत्य आपको नहीं बताते। और ऐसे ही शक्तियों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नकारात्मक शक्तियां हैं जो देश के बारे में गलत छवि बनाती हैं और देश को गुमराह करती हैं। ऐसी शक्तियों को उन्होंने किन शब्दों में क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। विकृति जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने। जब उनके गोद में ऐसी शक्तियां कर क्या रही हैं? आपने भी देखा होगा कि इस तरह की शक्तियां क्या कुछ कर रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगे। जब नोटबंदी हुई थी तो कहा गया कि सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। तब ये भी एक समय ऐसा भी कहा गया कोरोना के बाद कि तबाही आ गई आर्थिक स्तर पर। लेकिन विश्व के जितने भी आर्थिक पैमाने हैं, विश्व में जो भी पैमाना है आर्थिक विकास को मापने का, उन सब में भारत की रैंकिंग बढ़ गई। अब किसी 1-2 रैंकिंग में कहीं पे कुछ ऐसे जिनकी ऑथेंटिसिटी बहुत क्लियर नहीं है, ऐसा अगर कुछ आता भी है तो वो जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक मुद्दे को, किसी एक सिरे को पकड़कर भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसी बातें कही जा सकती हैं। और इसी को लेकर आगाह किया गया। आगाह उन्होंने उन तत्वों को भी किया है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में ये क्लियर है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति होनी नहीं चाहिए। जिन्होंने देश का पैसा खाया है उनके प्रति कोई सहानुभूति होनी नहीं चाहिए। समाज में ये जो ऐसे तत्व हैं जो कि गलत तरीके से पैसे कमाने के बाद साथ साथ में लोगों का विश्वास भी कमा लेते हैं, सम्मान भी कमा लेते हैं, श्रद्धा भी कमा लेते हैं, वो वाकई चिंता की बात है। अगर आप सिर्फ गलत तरीके से ही अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे तो जो सही चीजें हैं समाज की उसका क्या होगा? आप देखेंगे
कि बिहार में एक समय में क्रिमिनल्स का बोलबाला हो गया था, यूपी में भी, जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे और जिन्होंने सिर्फ हिंसा और दूसरे ऐसे तरीके से सियासत पर अच्छी पकड़ बना ली और बाद में वो राजनीति के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए खतरा तक बनते हुए नजर आए। हम ये नहीं कह रहे कि अब वो दौर खत्म हो गया, कुछ कमी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है और ऐसा ही भ्रष्टाचार का भी मामला है। अगर आप भ्रष्टाचार के जरिए कुछ हासिल करते हैं और उसके बाद भी समाज या देश उसको सम्मान देता है तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, एक गलत चीज को मान्यता प्रदान करने की बात है और इसी की तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। कलकत्ता की घटना पर आक्रोश जो देश भर में है, महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर वो चिंता भी उन्होंने जाहिर की और लाल किले से जाहिर की, उसमें कुछ ढकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं एक विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात कहूंगा। उन्होंने कहा कि वो 1 लाख युवा तैयार करना चाहते हैं जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे 1 लाख युवा को सक्रिय करके वो सियासत में लाना चाहते हैं जिनका बैकग्राउंड सियासी ना हो, जिनके घर में कोई सियासतदान ना हो और वो ताजा ख्याल के साथ, ताजा विचारों के साथ, ताजा सोच के साथ राजनीति में आए। उनकी तमाम घोषणाएं एक तरफ हैं, मगर मैं इस 1 लाख की घोषणा को सबसे बड़ी बात कहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई सियासत की तस्वीर बदल जाएगी। अब तक सियासत में वो लोग आए जिनके बैकग्राउंड में सियासत थी। अब तक वो लोग आए जिन्होंने हिंसा और दूसरे तरीके से समाज पर अपना प्रभाव बनाया। कुछ वो लोग आए जिन्होंने समाज सेवा की और वो फिर सियासत में आए। लेकिन युवा अगर किसी ताजा सोच के साथ आता है, युवा किसी ताजा विचार के साथ और 1 लाख की संख्या में पूरे देश की सियासत में कहीं भी उतरता है तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपने आसपास नजरें घुमाकर देखिए, ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। तो प्रधानमंत्री के भाषण में मेरा टेक वो 1 लाख युवा है। उन 1 लाख युवाओं का इंतजार हम करेंगे। बाकी चीजों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।